देखो हम लोग एक इम्पॉर्टेंट चैप्टर पढ़ रहे हैं, छोटा चैप्टर है, थ्योरेटिकल चैप्टर है, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। रिटर्न फाइलिंग, हम लोग ये बात बहुत बार पढ़े कि इनकम टैक्स में हम लोगों को रिटर्न फाइल करना पड़ता है। हम लोग ये पिछला चैप्टर में भी पढ़े 30 जून के अंदर एक रिटर्न फाइल करना पड़ता है, या फिर अगर 31 जुलाई सॉरी, या फिर अगर तुम क्या बोलते हैं कंपनी है या जिसका ऑडिट होने वाला है तो 30 सितंबर लास्ट डेट है। तो ये सब चीज़ इस चैप्टर में पढ़ने वाले। तो सबसे पहले सेक्शन 139 फाइलिंग ऑफ रिटर्न। सेक्शन 139(1)(a) बोलता है कंपनी या फर्म, इन लोगों के लिए बात करते हैं। सेक्शन 139(4)(a) चैरिटेबल ट्रस्ट के लिए बात करेगा। सेक्शन 139(4)(b) पॉलिटिकल पार्टी के लिए बात करेगा। एक सेकंड स्टूडेंट, एक सेकंड रुकिए, हाँ स्टार्ट करें। 139(4)(d) यूनिवर्सिटी और कॉलेजेस के बारे में बात करता है कि उन लोगों को कैसे रिटर्न फाइलिंग करना है। तो हम लोग मेनली दो लोगों के बारे में पढ़ेंगे, इंडिविजुअल एचयूएफ और कंपनी। हम लोग इन सब के बारे में इतना डिटेल में नहीं पढ़ेंगे। तो देखो इंडिविजुअल या एचयूएफ जिनका स्लैब रेट के हिसाब से अगर टैक्सेबल इनकम आ रहा है, स्लैब रेट के हिसाब से अगर टैक्सेबल इनकम आ रहा है तो उन लोगों को रिटर्न फाइल करना कंपलसरी है। अगर सर एक क्वेश्चन है। हाँ बोलो सर आप स्लैब रेट मतलब 5 वही वाला बोल रहे ना, 5, 10, 5, 20, 30। हाँ भाई 2.5 लाख के नीचे, 2.5 लाख से ऊपर, 5 लाख से नीचे, 5 लाख से 10 लाख, 10 लाख से ऊपर, उनका बात कर रहे हैं। वही स्लैब रेट का बात करें ना, वही। हाँ तो उन लोगों को अगर मतलब टैक्सेबल लिमिट में अगर तुम आ रहा है बैंक, तो तुमको रिटर्न फाइल करना कंपलसरी है। या फिर तुम कोई बहुत बड़ा एसेट अपने नाम पे होल्ड कर रहे हैं, होल्ड एज ए बेनिफिशियल ओनर एनी एसेट लोकेटेड आउटसाइड इंडिया, हैज अ सिग्निफिकेंट अथॉरिटी इन एनी अकाउंट लोकेटेड आउटसाइड इंडिया। इंडिया के बाहर तुम कोई बड़ा एसेट होल्ड कर रहे हैं, भले ही तुम्हारा इनकम एग्जम्पशन लिमिट के अंदर है, फिर भी तुमको रिटर्न फाइल करना पड़ेगा। ठीक है सर लास्ट वाला पे एक एग्जांपल दे सकते हैं? इंडिया के बाद तुम बड़ा प्रॉपर्टी होल्ड कर रहा है भाई, इसका और एग्जांपल क्या दे? तेरा बंगलो है फॉरेन में, तो उसके कारण मेरे को देना होगा, रिटर्न फाइल करना होगा। रिटर्न फाइल सरकार को बताना पड़ेगा कि तुम्हारे पास कितना प्रॉपर्टी है। भले ही हम 250 के अंदर आ रहा हूँ। बिल्कुल क्लियर है ये? ठीक है सर। अच्छा सेक्शन 139(a) एक सेक्शन है छोटा सा, वो ये बोलता है कि अगर कोई कंपनी में जॉब कर रहे हो तुम, तो तुमको अपना अलग अलग रिटर्न फाइल नहीं करना है। अगर तुम अपने कंपनी को बोल सकते हो, वो सारे स्टाफ का मिला के भी एक रिटर्न फाइल कर सकते हैं, उसको बोलते हैं बल्क रिटर्न। तो सेक्शन 139(1)(a) एक छोटा सा सेक्शन है, रिटर्न बाय एम्प्लॉयर और बल्क फाइलिंग ऑफ एम्प्लॉइज रिटर्न। कंडीशन एम्प्लॉय हैज नो पीजीबीपी इनकम मस्ट हैव पैन नंबर। तुम्हारा कोई बिजनेस इनकम अलग से नहीं होना चाहिए एज एन एम्प्लॉय, और तुम्हारा एक पैन नंबर होना चाहिए। तुम ये डिटेल अपने बॉस को दे दो, अपने कंपनी को, अपने बिजनेस को दे दो जहाँ पे तुम जॉब करते हो, तो वो लोग एक बल्क रिटर्न फाइल कर देंगे। एम्प्लॉयर इज अलाउड ओनली इफ हैज मिनिमम 50 एम्प्लॉय। अच्छा तुम ऐसा जगह जॉब कर रहे हो जहाँ पे कम से कम 50 एम्प्लॉय हो, तभी ये काम हो सकता है बल्क रिटर्न का। ठीक है। सेक्शन 139(1)(b) तुमको एक ऑप्शन और देते हैं, रिटर्न टू बी फाइल इन कंप्यूटर रीडेबल मीडिया फॉर्मेट। तुम ऑनलाइन रिटर्न फाइल नहीं कर पा रहे हो कोई कारण से, तो 139(1)(b) एक ऑप्शन देता है कि तुम सीडी या फ्लॉपी में, सीडी, पेन ड्राइव, फ्लॉपी, इनमें अपना डिटेल भर लो एक कंपाइल करके, और वो जाके वहाँ पे जमा कर दो। तो फिजिकली रिटर्न भी एक पॉसिबिलिटी है, बट इंडिया में आज की डेट में फिजिकल रिटर्न नहीं होते, अब हट गए। 139(b) एक सेक्शन है, मान लो तुम अपना रिटर्न फाइल नहीं कर पा रहे हो और तुम्हारा इतना भी डिटेल इनकम नहीं है कि किसी सीए के पास जाओ, क्योंकि सीए के पास जाओगे तो फीस अच्छा खासा ले लेगा रिटर्न फाइल करने का। तो एक टीआरपी बोल के एक आदमी होता है, टैक्स रिटर्न प्रिपेयरर, टैक्स रिटर्न प्रिपेयरर, तुम उसके पास जाओ। वो कौन है सर, उसका बात अभी करेंगे। कौन बन सकता है टीआरपी? तुम भी बन सकते हो, बिल्कुल बन सकते हो। उस टीआरपी के पास जाओ, वो तुम्हारा डिटेल लेगा तुमसे पूरा, और तुम्हारा रिटर्न फाइल गवर्नमेंट को कर देगा।
तो रिटर्न बाय टीआरपी देयर इज अ मोड, एक तरीका है, तुम टीआरपी के पास जाओ, वो क्वालिफाइड होना चाहिए। टीआरपी का भी एक एग्जाम होता है, तो अगर तुम भी वो एग्जाम पास कर लेते हो बीकॉम के बाद तो तुम भी टीआरपी बन सकते हो। तुम भी लोगों का रिटर्न फाइलिंग का काम करके वहां से कमाई कर सकते हो। तो टीआरपी एक कोर्स होता है, वो कर लो, छोटा सा एग्जाम होता है और कुछ नहीं है। टीआरपी में सर तो फिर मेरे पास पैसा नहीं लगेगा ना एक भी तेरा फाइलिंग का? लगेगा, बहुत कम फीस लेता है टीआर भाई, वो फ्री में क्यों तुम्हारा काम करके देगा, वो बेचारा पढ़ाई करके क्या किया फिर एग्जाम देके। लगा सर गवर्नमेंट का, वो गवर्नमेंट नहीं 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 नहीं, ये इंडिविजुअल प्राइवेट लोग होते हैं, लेकिन लोग बहुत रेयर लोग टीआरपी के पास जाते हैं, क्योंकि किसी भी चार्टेड के पास जाओ तो वो भी काम कर ही देता है ये सब का। तो रिटर्न बाय चार्टेड के पास जाओ, कंपनी सेक्रेटरी के पास जाओ, वो लोग कर देगा। आईसीडब्ल्यूए के पास जाओ, वो लोग कर देगा। तो रिटर्न बाय टैक्स रिटर्न प्रिपेरर, ये भी एक ऑप्शन है। इनका एक क्वालिफिकेशन होता है, कुछ कंडीशन होता है, कुछ ड्यूटीज ऑब्लिगेशन होता है। ये लोग ऑथराइज सिग्नेटरी होते हैं एक तरीके से, गवर्नमेंट इनको परमिशन दिया है, लोग एग्जाम पास करके आते हैं। कौन आदमी टीआरपी बन सकता है? वो सीए नहीं होना चाहिए। अरे सीए तो ऐसे भी रिटर्न फाइलिंग का पावर रखता है, तो अलग से वो टीआरपी का एग्जाम क्यों देगा? वो लॉयर नहीं होना चाहिए, लीगल प्रैक्टिशनर नहीं होना चाहिए, क्योंकि लॉयर भी रिटर्न फाइल करने का पावर रखता है। तो अगर तुम एलएलबी किए हुए हो तो टीआरपी का अलग से एग्जाम का कोई जरूरी नहीं है। तो एक चार्टर्ड अकाउंटेंट टीआरपी नहीं बन सकता, एक लीगल प्रैक्टिशनर टीआरपी नहीं बन सकता, गवर्नमेंट बैंक का या शेड्यूल्ड बैंक का कोई ऑफिसर है वो भी टीआरपी नहीं बन सकता। क्यों? क्योंकि टीआरपी का गवर्नमेंट ये काम क्यों किया? गवर्नमेंट चाहता था कि जो लोग नॉर्मल बीकॉम एमकॉम पढ़े हुए हैं उनको भी एक अर्निंग का अपॉर्चुनिटी दिया जाए। तो गवर्नमेंट ये टीआरपी का ऑप्शन लेकर आया कि वो लोग भी ये एग्जाम दे के एक डिग्री ले लें और बहुत लोगों का रिटर्न फाइल करके उन लोगों का मदद करें। तो गवर्नमेंट ये टीआरपी का एक ऑप्शन दिया। तो टीआरपी के थ्रू तुम रिटर्न फाइल कर सकते हो। टीआरपी होने के लिए तुम्हारे पास बैचलर का डिग्री होना चाहिए और तुम सीए, सीएस, आईसीडब्ल्यू इनका इंटर पास है। तुम फाइनल नहीं पास किया सीए का, सीएस का या आईसीडब्ल्यू का, तो तुम इंटर पास है और तुम्हारे पास या फिर तुम्हारे पास बीकॉम का डिग्री है, तो तुम ये टीआरपी का एग्जाम दे लो, टीआरपी बन जाओ, लोगों का रिटर्न फाइल कर सकते हो। ठीक है? फिर लॉयर भी रिटर्न फाइल करता है? हाँ बिल्कुल कर सकता है। अगर वो कंपनी लॉ पढ़ के आए तो उसको भी तो टैक्स लॉ भी पढ़ा हुआ है ना कंपनी लॉ के अंदर में, वो थोड़ा सा। ठीक है? ठीक है सर। अब आते हैं इनकम टैक्स में जो रिटर्न फाइलिंग होता है उनका फॉर्म्स कितना टाइप का होता है। तो एक होता है ITR 1, अलग अलग फॉर्म होता है। जितना फॉर्म का नंबर बढ़ता जाएगा उसमें कॉम्प्लिकेशंस और कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ता जाएगा, मतलब उसमें और डिटेल भरना पड़ता है। तो ITR 1 वो लोग के लिए भरा जाता है जिनका सैलरी इनकम या फिर हाउस प्रॉपर्टी इनकम है, और वो भी 50 लाख से कम। सैलरी, हाउस प्रॉपर्टी या अदर सोर्स से कमा रहे हैं वो लोग, और वो भी 50 लाख से कम। मतलब बिजनेस इनकम नहीं है, कैपिटल गेन इनकम नहीं है, सिर्फ सैलरी इनकम है या HP है या अदर सोर्स है या ये तीनों मिलाकर है, तो उसके लिए ITR 1 भरा जाता है। ITR 2 भरा जाता है इंडिविजुअल HUF के लिए, जो लोग का बिजनेस प्रोफेशन नहीं है लेकिन कैपिटल गेन, सैलरी, HP, अदर सोर्स ये सब है, मतलब जिसका कैपिटल गेन भी आ गया, वो ITR 2 भरते हैं। ITR 3 भरा जाता है जो लोग इंडिविजुअल HUF है लेकिन बिजनेस कर रहे हैं। ITR 4 भरा जाता है, प्रिजम्पटिव PGBP इनकम होता है। ये प्रिजम्पटिव क्या होता है? जो लोग लॉरी वगैरह, ट्रक वगैरह का बिजनेस करते हैं, जो लोग कुछ वेयर हाउसिंग, गोडाउनिंग का बिजनेस करते हैं, उन लोगों के लिए ITR 4 एक फॉर्म है, वो फॉर्म भरा जाता है। ITR 5 वो पर्सन भरते हैं जो इंडिविजुअल HUF, LLP ये सब का काम करते हैं। और ITR 6 और 7 कंपनीज भरती है। ITR 6 कंपनी भरती है और ITR 7 भरते हैं जो चैरिटेबल ट्रस्ट, एजुकेशनल इंस्टीट्यूट, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, साइंटिफिक रिसर्च एसोसिएशन, पॉलिटिकल पार्टी, इन लोगों के लिए ITR 7 होता है। तो अलग अलग फॉर्म है, ITR 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, अलग अलग बिजनेस करने वाले, अलग अलग कमाई करने वाले लोगों के लिए अलग अलग फॉर्मेट है भरने के लिए। तो तुम जिस कैटेगरी में आते हो वही वाला फॉर्म चूज करो, ऑनलाइन वही फॉर्म खुलेगा, वो वाला फॉर्म में पूरा डिटेल अपना भर दो, जो जो वहाँ मांगा है। ये सब भर के जब तुम जमा दे देते हो ना, तो एक फाइनली जैसे तुम कहीं पे पेमेंट करते हो तो एक चालान जनरेट होता है ना, पेमेंट रिसिप्ट।
तुम कहीं पेमेंट हाँ, करते हो सर। तो पेमेंट रिसिप्ट जनरेट होता है कि नहीं होता है? जैसे कॉलेज वाला में करते तो होता हाँ, ना। देख एक स्लिप जनरेट होता है ना कि तुम्हारा पेमेंट हो गया। वैसे ही जब तुम रिटर्न फाइल करते हो तो वहां भी एक स्लिप जनरेट होता है जिसको बोलते हैं ITR V या फिर ITR 5 भी बोल सकते हैं इसको, ITR V या फिर ITR 5। ये एक वेरिफिकेशन फॉर्म है। ये वेरिफिकेशन फॉर्म में ये प्रूफ है कि तुम रिटर्न फाइल कर दिए ठीक से। तो ये कुछ एक फॉर्म के नाम थे जो बहुत काम का बात था। यहाँ तक क्लियर है एकदम सबको? जयदीप, मयंक, रिया, प्रिया। अब आता है मोड ऑफ रिटर्न। जनरली पेपर रिटर्न, इलेक्ट्रॉनिक मोड दोनों अलाउड है, लेकिन पेपर रिटर्न आज की डेट में वैलिड नहीं है, इसलिए पेपर रिटर्न को भूल जाओ। इलेक्ट्रॉनिक ऑनलाइन कंपलसरी हो गया आज की डेट में, ई रिटर्न। लेकिन अगर फिर भी कोई एजेड आदमी है, 80 साल के ऊपर का है और उसका कोई नहीं है रिटर्न फाइल करने वाला और वो किसी CATA को नहीं जानता, वो अभी भी जाके फिजिकली जमा कर सकता है। तो पेपर रिटर्न है अवेलेबल इंडिया में, लेकिन आज की डेट में सर, कंपलसरी पेपर ऑनलाइन रिटर्न में रिटर्न। क्या बोल रही हैं? सारा डॉक्यूमेंट लेके जाएगा उसको? नहीं, एक फॉर्म देगा, फिजिकल फॉर्म। तुम ऑनलाइन नहीं भर पा रहा, मैं मान लो तुम 80 साल से 90 साल से ऊपर का आदमी है, तुम ऑनलाइन रिटर्न नहीं भर पा रहे, तो तुमको पेपर रिटर्न भरने का भी ऑप्शन है, फिजिकल रिटर्न। ठीक है? लेकिन अगर तुम कंपनी है या पॉलिटिकल पार्टी है या पार्टनरशिप फर्म है या LLP है तो तुम्हारे लिए कंपलसरी है ऑनलाइन रिटर्न फाइल करना। ठीक बात? मतलब इंडिविजुअली इंसान को पेपर रिटर्न फिर भी अलाउड है, लेकिन ये कंपनी है, पॉलिटिकल पार्टी है, पार्टनरशिप फर्म है, LLP है, इन लोगों को कंपलसरी है ऑनलाइन रिटर्न फाइल करना। देखो हम लिखा भी है, पेपर रिटर्न किन लोगों को अलाउ होता है? पेपर रिटर्न अलाउड ओनली एज ऑफ मोर देन 80 years, इनकम लेस देन 5 लाख एंड नो रिफंड क्लेम इज देयर। कोई रिफंड क्लेम भी नहीं है उसका, इनकम भी 5 लाख से कम है और 80 साल से ऊपर का आदमी है, उन लोगों को आज की डेट में पेपर रिटर्न फाइल करना अलाउड है। अब बात करते हैं टाइम लिमिट ऑफ रिटर्न फाइलिंग। टाइमली रिटर्न फाइल करना बहुत जरूरी है। टाइमली रिटर्न फाइल करने का सेक्शन है 139(1). सर कितना टाइम के अंदर? अगर तुम कंपनी है और तुमको 3CEB फाइल करना है, एक कंपनी है जिन कंपनी का टैक्स डिटेल भी फाइल होता है जिसमें 3CEB बोलते हैं, तो तुम्हारे लिए डेट क्या है? 30 नवंबर। 3CEB फाइल करने का डेट क्या है? 30 नवंबर। और नॉर्मल इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने का डेट क्या है कंपनी के लिए? 30 सितंबर। तो अगर तुम एक कंपनी है, सितंबर नॉर्मल वाला और ये 3CEB 30 नवंबर। लेकिन अगर तुम अदर कोई SSC है, मतलब कंपनी नहीं है, कंपनी छोड़ के कुछ और है, मतलब इंडिविजुअल है, HUF है, LLP है, सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस है, तो तुम्हारे लिए ऐसे तो लास्ट डेट है 31 जुलाई, लेकिन अगर तुम्हारा ऑडिट होना है तो तुम्हारे लिए डेट है 30 सितंबर। अगर तुम्हारा ऑडिट होना है तो तुम्हारे लिए डेट है 30 सितंबर। और अगर तुम ऑडिट नहीं होना है तुम्हारा और तुम कंपनी भी नहीं है तो तुम्हारे लिए डेट है 31 जुलाई। लेकिन अगर अगर मेरे को कल ये बोले थे ना कि अगर हम इंडिविजुअल है, आ रहा है उस पर आ रहा है उस पर। अगर तुम इंडिविजुअल है लेकिन ऐसा पार्टनरशिप फर्म में पार्टनर है जिस पार्टनरशिप फर्म का ऑडिट होना है, तो तुम्हारे लिए भी लास्ट डेट 30 सितंबर हो जाएगा एज एन इंडिविजुअल। यही बोला था ना कल? हाँ सर। तो ये यहाँ पे लिखा हुआ भी है। तो कंपनी के लिए 2 डेडलाइन है, 3CEB फाइल करने का 30 नवंबर और नॉर्मल इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने का 30 सितंबर। और अगर तुम अदर देन कंपनी है और तुम्हारा ऑडिट भी नहीं होना है तो तुम्हारे लिए 31 जुलाई लास्ट डेट है, लेकिन तुम्हारा ऑडिट होना है तो 30 सितंबर लास्ट डेट है। और अगर तुम ऐसा पार्टनरशिप फर्म में पार्टनर है जिस पार्टनरशिप फर्म का ऑडिट होना है तो तुम्हारे लिए भी 30 सितंबर लास्ट डेट है। अगर तुम डिसाइड कौन करता है कि ऑडिट होगा कि नहीं? वो डिपेंड करता है तुम्हारे फर्म का कितना टर्नओवर है। 50 लाख के ऊपर टर्नओवर, 1 करोड़ के ऊपर टर्नओवर, अलग अलग क्राइटेरिया ऑडिट होने के लिए, वो ऑडिट में पढ़ेंगे। जिस दिन ऑडिट पढ़ने बैठेंगे तो वहाँ पढ़ेंगे कि किसका ऑडिट होना जरूरी है। ठीक है? सेमेस्टर 5 में ऑडिट एक सब्जेक्ट आएगा, उसमें अलग अलग कहानी है। 50 लाख के ऊपर टर्नओवर है कि 1 करोड़ के ऊपर टर्नओवर है, वहाँ पर वो सब बात भी आएगी।
अब बात करते हैं, अगर तुम लेट हो जाते हो रिटर्न फाइल करने में, मतलब ये डेडलाइन को क्रॉस कर जाते हो, एक्सीड मार दे, तो तुमको लेट रिटर्न फाइल करना तो अलाउड है। अगर तुम्हारा टोटल इनकम लेस देन 5 लाख है, टोटल इनकम लेस देन 5 लाख है और तुम लेट हो गए हो, तो तुमको 1000 रुपया तक का फाइन देना पड़ेगा। और अगर तुम्हारा टोटल इनकम 5 लाख से ज़्यादा है और तुम लेट होते हो, कितना लेट, अगर 31 दिसंबर के अंदर अंदर भर देते हो तो 5000 फाइन, और उससे भी लेट होते हो तो 10,000 फाइन। क्लियर है? हाँ सर। मयंक, सर पहला 2.5 पे देंगे, दूसरा 2.5 पे 5,000 देगा ना। पहला 2.5 कहाँ से आ गया इसमें? नहीं, तुम्हारा टोटल इनकम 5 लाख से कम है मयंक, और तुम रिटर्न फाइलिंग में लेट होते हो, तो 1000 रुपया फाइन दो। कभी भी लेट, कितना भी लेट हो जाओ, 1000 रुपया फाइन दो। तो फिर आपका टाइम लिमिट का कोई बाउंडेशन नहीं है। बाउंडेशन, अबे टैक्स तो दे ही रहे हो, लेट होने के लिए 1000 रुपया एक्स्ट्रा दे रहे हो, वही। दे तो रहे हो, बाउंडेशन क्यों नहीं है? फाइन से बचना है तो बाउंडेशन के अंदर टाइम रहो। लिमिट का कुछ नहीं। अरे बाबा, अगर टाइम से लेट होते हो तो, ठीक है सर। और अगर तुम 5 लाख से ज्यादा कमा रहे हो मयंक, तो तुम्हारे लिए फाइन का भी 2 क्राइटेरिया है। तुम 31 दिसंबर के अंदर रिटर्न फाइल कर रहे हो, अगर तुम 30 जुलाई क्रॉस कर गए बैंक, या 30 सितंबर क्रॉस कर गए बैंक, लेकिन 31 दिसंबर के अंदर अंदर रिटर्न फाइल कर दी, तुम कौन हो जो 5 लाख से ज्यादा कमा रहा है? सेकेंड वाला केस है। हाँ, तो तुमको गवर्नमेंट बोलेगा 5000 फाइन लगेगा। लेकिन मैं तुम 31 दिसंबर भी क्रॉस कर जाते हो, मतलब इतना भयानक लेट कि 31 जुलाई को नहीं फाइल किया, या 30 सितंबर को तो फाइल नहीं किए थे, अब 31 दिसंबर भी क्रॉस होगी, तो तुम्हारे पे फाइन बढ़ जाएगा 10,000 रुपये। मतलब जो लोग 5 लाख से कम कमा रहे हैं उनके लिए दिसंबर वाला कोई डेडलाइन नहीं है, वो दिसंबर के अंदर करें या दिसंबर के भी बात करें, फाइन 1000 ही रहेगा। लेकिन जिनका 5 लाख से ज़्यादा कमाई है, वो दिसंबर के अंदर कम से कम कर दें तो 5000 फाइन दे के बच जाएंगे, लेकिन वो दिसंबर भी पार कर जाए तो 10,000 का फाइन देना पड़ेगा। तो ये तो नाइंसाफी है। क्यों नाइंसाफी क्या है? तुम क्यों ज़्यादा लेट कर रहे हो? तुमको कौन बोल रहा है इतना लेट करनी? फिर बट सेकेंड और फर्स्ट वाला केस में तो वो 5 लाख के अंदर तो खाली 1000 रुपये देना। तो 5 लाख के अंदर है तो मैं टैक्स नहीं लग रहा है ना, क्योंकि 5 लाख तक तो गवर्नमेंट रिबेट दे देता है ना टैक्स में। हाँ। जो 2.5 लाख से ऊपर कमा रहा है लेकिन 5 लाख से कम कमा रहा है, उसको रिबेट मिल जाता है ना बैंक। तो बैंक उन लोगों को गवर्नमेंट जब टैक्स ही नहीं ले रहा है उनसे गवर्नमेंट, तो लंबा चौड़ा फाइन लेके क्या फायदा? सही है। लेकिन जो लोग 5 लाख से ज़्यादा कमा रहे हैं उनको तो कंपलसरी टैक्स देना ही पड़ेगा। 2.5 लाख तक कुछ नहीं, 2.5 लाख से 5 लाख तक 12,500, और 5 लाख के ऊपर जितना है उसके ऊपर 20%, और 10 लाख से पार है तो 30%। तो मैं उनको टैक्स तो देना ही पड़ रहा है ना। जो लोग टैक्स देना है और वो लोग देरी करें, उन पे फाइन थोड़ा स्ट्रांग है। जब आपको भरना ही है तो आप पहले ही भर दो। हाँ बिल्कुल, क्योंकि गवर्नमेंट तो चाहता है ना जितना जल्दी टैक्स का कलेक्शन आ जाए। चलो ठीक है। अब आता है मैं, कोई आदमी अगर पिछला साल इनकम नहीं कमाया, उल्टा लॉस खा के बैठा है, मान लो उसका बिजनेस इनकम से लॉस है, मान लो उसका लॉन्ग टर्म कैपिटल या शॉर्ट टर्म कैपिटल एसेट से लॉस है, मतलब उसका पिछला साल इनकम नहीं लॉस है, तो ये लॉस पे मैं कैरी फॉरवर्ड मिलता है ना। हम लोग एक चैप्टर पढ़े थे ना, कैरी फॉरवर्ड ऑफ लॉसेस। अगला साल इस लॉस को अगले साल की इनकम से एडजस्ट कर लेंगे, पढ़े थे ना ये बात। 8 साल तक लॉस को कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं, अगले साल उस लॉस को उसी हेड से जब इनकम होगा तो एडजस्ट कर सकते हैं। तो जिन लोगों को अगले साल एडजस्टमेंट करना है उनको टाइमली रिटर्न फाइल करना कंपलसरी है। उनको लेट करने से फिर वो एडजस्टमेंट क्लेम करने का मौका नहीं मिलेगा। तो मैंने जब हम लॉस में, तुम किस चीज पर रिटर्न फाइल करें? मयंक, तुम लॉस इस साल खाया, मान लो तुम्हारा इस साल कैपिटल एसेट से लॉस है, लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस है, ठीक है, हो ही सकता है ना। हम 10 लाख का एसेट 8 लाख में बेचे तो 2 लाख का लॉस हुआ, तो ये लॉस हमको 4 साल तक कैरी फॉरवर्ड करने मिलेगा ना, 8 साल तक। अगला साल जब हम कमाएंगे कोई कैपिटल एसेट बेच के, तो वहाँ उस गेन से इस लॉस को एडजस्ट करेंगे ताकि अगला साल टैक्स न देना पड़े। तो मयंक, अगर ये लॉस तुमको कैरी फॉरवर्ड करना है
तो रिटर्न फाइल करना पड़ेगा, वरना तुम गवर्नमेंट को बताओगे कैसे मेरा इस साल लॉस है जो हम कैरी फॉरवर्ड कर रहे हैं। रिटर्न में तो बताओगे। कैरी फॉरवर्ड नहीं करना तो नहीं करेगा फाइल, तो भी कुछ नहीं है। तब मत करो, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है सर। तो कंपनी, फर्म, यूनिवर्सिटी, कॉलेज, इन लोगों को रिटर्न फाइल करना कंपलसरी है। जिन लोगों का लॉस है वो लोग को टाइमली रिटर्न फाइल करना कंपलसरी है। बिजनेस लॉस या कैपिटल लॉस है तो, नहीं तो अगले साल उसको एडजस्ट करने का मौका नहीं मिलेगा। अब आते हैं मयंक बिलेटेड रिटर्न। मयंक जब टाइमली रिटर्न फाइल करते हैं तो उसका सेक्शन है 139(1). रिया प्रिया, जब हम लोग टाइमली रिटर्न फाइल करते हैं उसका सेक्शन है 139(1). अगर लेट हो जाते हैं तो जब रिटर्न का फॉर्म खोलेंगे ना, वहाँ पे एक ऑप्शन दिखाएगा आप टाइमली रिटर्न फाइल कर रहे हो कि लेट रिटर्न फाइल कर रहे हो। तो आप वहाँ पे उसको आपको चूज करना पड़ेगा, हम लेट हो गए हैं। तो उस लेट रिटर्न का सेक्शन है 139(4). हम कितना लेट हो सकते हैं? इफ एसएससी फाइल टू फेल अ रिटर्न अंडर सेक्शन 139(1) टाइम लिमिट और विद इन द नोटिस ऑफ 142(1), मतलब तुमको डिपार्टमेंट एक नोटिस भेजा है तुम रिटर्न फाइल करो और तुम नहीं किया, टाइम लिमिट भी क्रॉस हो गया, डिपार्टमेंट का नोटिस भी आ गया, वो भी क्रॉस हो गया, तभी भी तुम रिटर्न फाइल कर सकते हो। कब तक? अगले मार्च के पहले पहले। मेरा अप्रैल 2020 से लेकर 31 मार्च 2021 तक हम कमाई किया। अप्रैल 2020 से लेके 31 मार्च 2021 तक हम कमाई किया। मान लो हम एक स्कूल टीचर है तो हम क्या कमाया? सैलरी। मेरे लिए लास्ट डेट क्या है रिटर्न फाइलिंग का? 31 जुलाई। 31 जुलाई है, इंडिविजुअल है इसलिए। हाँ इंडिविजुअल है, प्लस मेरा ऑडिट भी नहीं होना है क्योंकि हम इतना ज़्यादा नहीं कमा रहे। हम ट्यूशन से, हम जॉब से कोई 1 करोड़ तो कमा नहीं लेगा, है ना। तो मान लो हम इतना कम कमा रहे हैं कि मेरा ऑडिट तो नहीं होना है, तो मेरे लिए लास्ट डेट क्या? 31 जुलाई। हम लेट हुआ, हम कितना लेट हो सकते हैं? ऐसे थोड़ी ना मन मर्जी हम 10 साल के बाद रिटर्न फाइल करेगा। गवर्नमेंट मेरे को टाइम लिमिट क्या दिया? अगले साल का मार्च तक, बिफोर एंड ऑफ रेलेवेंट असेसमेंट ईयर। मतलब अप्रैल 2020 से मार्च 2021 तक हम कमाया तो उसका असेसमेंट ईयर क्या होगा? ये तो प्रीवियस ईयर हुआ ना 20-21, तो असेसमेंट ईयर हो गया 21-22, यानी 22 होगा सर। तो मार्च 2022 तक मेरे पास टाइम है रिटर्न फाइल करने का। या फिर अगर उसके पहले मेरे को डिपार्टमेंट खुद ही रिटर्न फाइल करवा दिया मेरा, मतलब इनकम टैक्स डिपार्टमेंट क्या करता है ना, वो वेट करता है कि तुम अपना रिटर्न फाइल करो, रिटर्न फाइल करो, तुम नहीं किया, जो आप कल बता रहे थे, तुम्हारे आईटीओ को लगा, हाँ तुम्हारे आईटीओ को लगा कि वो तुम तो करेगा नहीं, वो तुम्हारा पिछला डिटेल्स को देखते हुए तुम्हारा इस बार खुद ही कैलकुलेट कर लिया, तो वो खुद कर ले। या फिर 31 मार्च 2022 के पहले पहले तुम्हारे पास टाइम है लेट रिटर्न फाइल करने का। इस लेट रिटर्न को बोलते हैं बिलेटेड रिटर्न। क्लियर है ये? अब 2 छोटा छोटा सेक्शन पढ़ना है और फिर एक ढंग का सेक्शन पढ़ना है और आज का क्लास वहीं स्टॉप। सेक्शन 139(4)A, 139(4)B। 4A बोलता है चैरिटेबल ट्रस्ट को रिटर्न फाइल करना है। सर चैरिटेबल ट्रस्ट का या रिलीजियस ट्रस्ट का इनकम क्या टैक्सेबल होता है क्या? चैरिटेबल ट्रस्ट या रिलीजियस ट्रस्ट को अगर इनकम हो तो उनको क्या? बट वो तो एनपीओ हो गए, नॉट फॉर प्रॉफिट। उन लोगों नहीं, प्रॉफिट तो फिर भी होता है, बोलने के लिए एनपीओ होता है मयंक, लेकिन कहीं नेट प्रॉफिट सरप्लस वो तो निकल के आएगा। मयंक, वो लोग अपना इनकम एक्सपेंडिचर बनाएंगे तो सरप्लस तो हो ही सकता है, हो ही सकता है। तो अगर वो लोग को क्या टैक्स देना पड़ता है क्या अपने सरप्लस पे? या रिलीजियस ट्रस्ट मतलब मंदिर वगैरह, इन लोगों को जो इनकम होता है इंडिया के हिसाब से मेरे को लगता नहीं देना पड़ता। वो लोग को एक सेक्शन 11 और 12 का रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ता है। आई रिपीट, वो लोग को एक सेक्शन 11 एंड 12 का रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ता है, उसके बाद वो लोग का इनकम पे टैक्सेबल नहीं होता। लेकिन हालांकि वो लोग एग्जम्प्टेड है, लेकिन फिर भी उनको रिटर्न फाइल करना जरूरी है। हर साल ये बताना जरूरी है कि उनको टोटल कितना चंदा मिला, टोटल कितना डोनेशन मिला, टोटल कितना सब्सक्रिप्शंस मिला, ये सब उनको बताना जरूरी है। सेक्शन 139(4)B है पॉलिटिकल पार्टी के लिए। क्या पॉलिटिकल पार्टी को अपने डोनेशंस और इनकम्स पे टैक्स देना पड़ता है क्या इंडिया में? नहीं देना पड़ता। नेता अपना सब कुछ माफ करा के बैठे, नेता अपना सब कुछ माफ करा के बैठे। वो लोग सेक्शन 13A में अपने आप को रजिस्टर करवा लेते हैं, जैसे चैरिटेबल ट्रस्ट अपने आप को 11-12 में रजिस्टर करवाता है, इन पॉलिटिकल पार्टी अपने आप को सेक्शन 13A में रजिस्टर करवा लेते हैं और फिर वो लोग रिटर्न फाइल नहीं करना पड़ता, सॉरी टैक्स नहीं देना पड़ता, लेकिन रिटर्न फाइलिंग करना पड़ता है।
क्योंकि सर लास्ट टाइम ही आया था ना सुप्रीम कोर्ट में डिसीजन कि ये लोग को देना होगा। अपना डिटेल ये लोग को फाइल करना पड़ता है, तो ये लोग भी रिटर्न फाइल करते हैं सेक्शन 139(4)(b) के हिसाब से। सर टैक्स नहीं देते करने लेकिन का रिटर्न क्या फाइल करते फायदा जब आपको देना ही नहीं हैं। है? अरे टैक्स नहीं देना, लेकिन कितना कलेक्शन आया वो उस पर नजर तो बना रहेगा ना, नजर बना के रखने के लिए। वैसे ही सेक्शन 139(4)(c) है रिसर्च इंस्टीट्यूट्स के लिए, 139(4)(d) है कॉलेज यूनिवर्सिटीज के लिए। यहाँ पे बोला गया इन लोगों को भी रिटर्न फाइल करना जरूरी है। अब आज का आखिरी सेक्शन, रिवाइज रिटर्न। नाम ही में मीनिंग छुपा हुआ है। हम टाइमली रिटर्न फाइल कर दिया था मैं, बट अब मेरे को ना मेरे रिटर्न में गलती नजर आ गया। हम कुछ भूल गया था वहाँ डालना, कुछ फिगर वहाँ पे गलती से गलत डल गया था, अब हम उसको चेंज करना चाहते हैं। क्या गवर्नमेंट हमको परमिशन देगा चेंज करने का? बिल्कुल देगा। गलती को सुधारने का उसका नुकसान नहीं बैंक, गलती को सुधारने का मौका सबको मिलता है। गलती को सुधारने का मौका सबको मिलता है, तो गवर्नमेंट हमको एक रिवाइज रिटर्न करने का मौका देगा। सेक्शन 139(5) में लिखा है कि तुम रिवाइज रिटर्न फाइल कर सकते हो। कब तक, कितना टाइम है तुम्हारे पास? देखो क्या लिखा है यहाँ पे पहले, इफ एसएससी फाइंड एनी ओमिशन और रॉन्ग स्टेटमेंट, कोई बात छूट गया, कोई बात गलती से गलत लिखा गया, तो उसको रिवाइज रिटर्न करने का मौका है। डेडलाइन क्या है? वही बिलेटेड रिटर्न वाला, एंड ऑफ द रेलेवेंट असेसमेंट ईयर या कंप्लीशन ऑफ असेसमेंट बाय एओ विच एवर इज अर्लियर। एंड ऑफ द रेलेवेंट असेसमेंट ईयर यानी मार्च 22, या फिर अगर मेरा असेसिंग ऑफिसर पहले मेरा रिटर्न कंप्लीट कर दे, इन दोनों डेट में से जो अर्लियर है उस टाइम तक मेरे पास मौका है जो हम रिटर्न फाइल किया था उसको रिवाइज कर दे। मेरे पास एक क्वेश्चन है, मान लीजिए बोलो। हम